दर्शकों, स्वागत है आपका जेएमसी सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यूजीसी नेट मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की तैयारी कर रहे हैं और नोट्स, सिलेबस या कंसेप्ट्स को लेकर कंफ्यूजन में हैं, तो जेएमसी सिंप्लीफाइड चैनल आपके लिए। इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था मास कम्युनिकेशन की डेवलपमेंट इन इंडिया, किस तरह से वेरियस जो हमारे मीडियम्स थे मास कम्युनिकेशन के, उन्होंने इंडिया में अपनी डेवलपमेंट की और इंडिया के अलग अलग जो फेजेस चले थे किस तरह से उन्होंने उसमें काम किया। उस वीडियो में हमने जो मीडियम्स पढ़े थे वो थे हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और साथ में फिल्म्स। प्रिंट मीडिया में आया था न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, जिसको हमने तीनों फेज में स्टडी किया था। वो तीनों फेज हमारे कौन से थे वो मुझे बताएंगे कि आपको कितना याद है, आपकी रिटेंशन पावर कितनी है। और उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरा पहला सजेशन रहेगा कि आप वीडियोस को स्टार्टिंग से देखें, ताकि आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो सके और आपको समझ आ जाए कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या चला है। ये सारी की सारी वीडियोस एक दूसरे के साथ सिंक में बनाई जा रही है। इस वीडियो में हम समझेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट मीडिया इन इंडिया। पहली चीज ये कि प्रिंट मीडिया क्या होता है। प्रिंट मीडिया से हम क्या समझते हैं? Print media refers to mass communication through printed publications such as newspapers and magazines। यानी प्रिंटेड फॉर्म में जो हम मास कम्युनिकेशन करते हैं उसे हम प्रिंट मीडिया कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या है हमारे पास? न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। It is one of the earliest forms of mass communication used for information sharing. Print media is used to inform, educate and influence public opinion। अब जब हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उस पे क्या होता है कि एक न्यूज़ लिखी होती है या किसी इवेंट की इंफॉर्मेशन लिखी होती है, तो वो लोगों को क्या करता है? इन्फॉर्म करता है। कुछ ऐसी जानकारी होती है जिसके बारे में लोगों को पता चलता है कि हमें किस तरह से अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, या कुछ इस तरह के आर्टिकल्स होते हैं जो हमें एनवायरनमेंट, एजुकेशन, इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो जो हमारा प्रिंट मीडिया होता है वो लोगों को इन्फॉर्म करता है, एजुकेट करता है, और जब लोगों के सामने सही इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो लोगों का इससे ओपिनियन भी बिल्डअप होता है। Messages in print media are permanent and can be preserved. It reaches both urban and rural audience. Print media plays an important role in shaping society. हम ऐसा कह सकते हैं कि जो प्रिंट मीडिया की रीच होती है वो अर्बन और रूरल ऑडियंस में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रिंट मीडिया का न्यूज़पेपर जो होता है वो हमारा काफ़ी चीप होता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। आप उसमें एंटरटेनमेंट देख सकते हैं, पॉलिटिक्स हो सकता है, स्पोर्ट्स हो जाता है, उसमें बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग न्यूज़पेपर को प्रेफर करते हैं। फीचर्स ऑफ प्रिंट मीडिया: वाइड सर्कुलेशन। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स सर्कुलेट वाइडली अमंग रीडर्स। It is cheaper compared to electronic and digital media. Printed news considered more reliable and authentic. Information can be stored and reread later. Print media provides in-depth analysis of issues, available in multiple regional and national languages. अब इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि प्रिंट मीडिया के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। अब सबसे पहली चीज़ है कि जो हमारा न्यूज़पेपर होता है उसकी हमारे पास ऑडियंस बेस काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बहुत से लोगों पे रीच कर जाती है। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं वो हमारे घरों पे उनकी सर्कुलेशन कम होती है, लेकिन जो हमारे कमर्शियल प्लेसेस होते हैं, दुकानें होगी, बार्बर शॉप्स में देखे होंगे आपने, साथ ही साथ हम चाय सुट्टा की जो दुकानें होती हैं उनमें बहुत से लोग एक ग्रुप बनाकर न्यूज़पेपर पढ़ के उसके बारे में डिस्कशंस करते हैं। तो इस तरह के जो प्लेसेस होते हैं, पब्लिक प्लेसेस, वहाँ पर लोगों की जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा होगी उस साइट्स पे भी न्यूज़पेपर की ज़्यादा रीच होती है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, इनके लिए हमें प्रॉपर एक सेटअप की ज़रूरत पड़ती है अपने पास रखने की। इंटरनेट, मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न, ये सारा हमें सेटअप उसके लिए अरेंज करना पड़ता है। लेकिन जो हमारा न्यूज़पेपर है उससे इंफॉर्मेशन लेना बहुत ईजी है। हम 5-10 रुपए का जो अमाउंट है, वो भी जो 10 रुपए का न्यूज़पेपर है वो बहुत अच्छे लेवल की इंफॉर्मेशन को देता है, जिसको लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। और एक नॉर्मल जो न्यूज़पेपर अपनी डेली लाइफ में जो लोग पढ़ते हैं वो 5 रुपए के बीच में आ जाता है। तो कुछ ज़्यादा आपको इसके लिए सेटअप अरेंज नहीं करना होता, काफ़ी ज़्यादा चीप होता है ये। प्रिंटेड न्यूज़ को ज़्यादातर रिलायबल माना जाता है, और वो क्यों माना जाता है? क्योंकि एक तो प्रिंटेड है, उसके ऊपर जो राइटर है, जो न्यूज़ रिपोर्टर है, उसका नाम होगा, फोटो के नीचे भी क्रेडिट होगा, और सारी इन्फॉर्मेशन का रिटन रिकॉर्ड है हमारे पास, ज़्यादा क्रेडिबल माना जाता है। और जो हमारा न्यूज़पेपर है, अब जो हमारी लैंग्वेज है वो अलग अलग है ना, इंडिया में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं, तो हमारे न्यूज़पेपर भी अलग अलग
लैंग्वेज में बनते हैं, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा जो मल्टीपल रीजन्स है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब किसी को हिंदी इंग्लिश अगर नहीं आती है और उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है, स्टेट लैंग्वेज है, अगर उसमें अगर वो न्यूज़पेपर चलता है तो वो उसको परचेज कर सकता है और उसको भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रिंटिंग है उसकी शुरुआत कैसे कैसे हुई थी। इसमें सबसे पहली चीज हमारे पास आती है कि जो जब हमारे पास पेपर नहीं था तो उससे पहले लोग अपनी बातों को कैसे कम्युनिकेट करते थे। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले चीज आती है या तो वो स्टोन्स में उसको इंस्क्राइब करा देते थे, यानी स्टोन्स पे ही उसको छपवा देते थे। अब स्टोन में छपेगा कैसे, वो अपनी इंफॉर्मेशन को लेटर्स की फॉर्म में उसमें इंस्क्राइब करा देंगे। या तो फिर जो पाम लीव्स हो गए, या तो फिर क्ले से बनाते थे वो। अब क्ले से कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। अर्ली प्रिंटिंग सील्स टू सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स इन क्ले टैबलेट्स। क्ले का एक स्लैब बनाया जाएगा जिसपे जब वो क्ले गिली होगी, पक्की नहीं होगी, उसी टाइम पे उसके ऊपर लेटर्स लिख दिए जाएंगे, उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे और वो भी हमारे पास जो जब वो सूख जाएगी वो लेटर उसी शेप में रहेगा, तो वो कम्युनिकेशन का एक मीडियम बन जाएगा। अभी इसमें हम मेन मेन इन्वेंशंस की बात करेंगे। जो इन्वेंशन ऑफ पेपर है वो चाइना में हुआ था और ये साइलन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बाय टंग डायनेस्टी। अब इसमें सवाल है कि वुड ब्लॉक क्या होता है। एक टुकड़ा होगा जिसपे क्या करेंगे कि जो भी हमारी पिक्चर है या जो भी हमने लिखना है उसको वो ड्राइंग कर देंगे और उसकी नकाशी कर देंगे। जो आउटलाइंस हमें चाहिए उनको सिर्फ उभार के रखेंगे और बाकी का एरिया जो है, जो एक्स्ट्रा एरिया है, उसको हटा देंगे। फिर उस वुडन ब्लॉक को वो इंक में डुबोएंगे और उसको फिर पेपर पे रख देंगे। तो जो भी हमने उस पर नकाशी की है, जो भी उसकी आउटलाइंस है, वो पेपर पे छप जाएंगी। इसको बोलते थे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। और ऐसे जो सबसे पहली बुक थी जो चाइना में लिखी गई थी वो थी डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन चाइना बाय वांगचिक इन 868 AD। Egyptians make paper around 3500 BC. It came to Europe only 11th century. First paper mill in Europe was set up in 1120 and block printing started in 1300. अब ये जो मैंने लाइन पढ़ी है इसमें कुछ ज्यादा समझने वाला था ही नहीं। इसमें सिर्फ आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होता है, जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होता है। और बाकी इसमें जो भी है वो सारा फैक्चुअल डेटा है, ये चीजें आपको याद ही करनी पड़ेंगी। अब इसको मल्टीपल टाइम्स जब रीड करेंगे तब आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। Johannes Gutenberg of Germany developed printing technology in 1439 and printed first book Bible in 1450. ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जोहानिस गुटनबर्ग। इन्होंने क्या किया था, जर्मनी में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। अब इनका नाम पॉपुलर क्यों है, क्योंकि इन्हीं की जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उसके बाद वो पूरी दुनिया में फैली थी और ज्यादा वाइडली जो है वो इसको यूज किया जाने लगा था। इससे बहुत ज्यादा बुक्स जो थी वो बनना शुरू हो गई थी क्योंकि अब प्रिंटिंग इजी हो गई थी। ये जो जोहानिस गुटनबर्ग है इन्हीं के नाम से बोला जाता है कि गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस। तो यानी ये काफी ज्यादा आपको नाम याद रखने वाला है। और इन्होंने जो अपनी फर्स्ट बुक को प्रिंट किया था वो हम बाइबल थी। अब ये तो हमने कर ली वर्ल्ड वाइड बात। अब हम बात करेंगे इंडिया के बारे में। इंडिया में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को कौन लेके आया था? जेसुइट प्रीस्ट थे, वो लेकर आए थे इन 1556। यानी इंडिया में टेक्नोलॉजी कब आई थी? 1556 में। और जो फर्स्ट बुक हमारी प्रिंट हुई थी वो पोर्टुगीज लैंग्वेज में थी, इन गोवा में थी वो। आपको पता है जो हमारे पोर्टुगीज थे वो हमारे गोवा में थे, तो उन्होंने जो फर्स्ट बुक थी वहां पर प्रिंट की थी। ये चीज इसमें याद रखने वाली। जो इंडिया से रिलेटेड चीजें आएंगी ना, अब आप हर चीज याद नहीं रख सकती, सेकंड कौन थी, थर्ड कौन थी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी जो पहली बार हुई होंगी या किसी ग्रुप के द्वारा पहली बार होंगी, तो उन्हें हमें याद रखना है क्योंकि उनके ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो पेपर में पूछे जाएंगे। फर्स्ट न्यूज़पेपर इन वर्ल्ड। अब इस चीज का रिकॉर्ड रखना तो हमें काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन एक्टा डायरना के बारे में कहा जाता है कि ये एशियंट रोम के टाइम का है। और इसमें क्या होता था, जो भी गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट्स होती थी, जो भी लोगों को बताना होता था, तो वो एक स्टोन या मेटल से बनी हुई जो चीजें होती थी उन पे इंस्क्राइब करा देते थे इन्फॉर्मेशन को। और ये वहां पे एक न्यूज बुलेटिन की तरह काम करती थी, लोग वहां पे रोज इसको देखने आते थे। तो जो एक्टा डायरना है इसको वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूज़पेपर कहा जाता है, जबकि इसमें पेपर नहीं है, इसमें पेपर इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये जो वर्क है वो न्यूज़पेपर की तरह करता है। इन चाइना गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोड्यूस न्यूज शीट्स कॉल्ड टिपाओ। द पीकिंग गैजेट।
618 AD, published from China as first newspaper. It was handwritten and distributed to readers. According to World Association of Newspapers, first newspaper in modern sense was published weekly by Johann Carlos in 1605, called as Collection of All Distinguished and Commemorable News. अब ये जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर है, ये एक याद रखने वाली एसोसिएशन है। इसके थ्रू बताया जाता है कि जो मॉडर्न सेंस में जो हम न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं, तो वो जो हमारा फर्स्ट न्यूज़पेपर नॉन है वो किसके द्वारा बनाया गया था? जोहान कार्लोस के द्वारा। और ये हमारा वीकली पीरियोडिकल था, यानी वीक में एक बार आता था। और ये कब की बात है? 1605 की। और इस न्यूज़पेपर को वो क्या बोलते थे? कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंग्विश्ड एंड कमेमोरेबल न्यूज़। अब इसका मीनिंग क्या है? इस तरह की न्यूज़ जो कि न्यूज़ वर्दी लगे, लोगों को बताने वाली लगे, या किसी बात को रिकॉर्ड करने लायक लगे और लोगों के लिए वो ज़रूरी हो, उसको, इस तरह की न्यूज़ को इसमें रिकॉर्ड किया जाता था और लोगों को बताया जाता था। अब यहाँ पे कुछ आपको न्यूज़पेपर एयर और लोकेशन सीखेंगी, ये सारी याद रखने वाली हैं, लेकिन इनको आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। जब आप एग्जाम में देखेंगे ना कि एमसीक्यू फॉर्म में पूछे गए हैं, तो खुद ही माइंड में स्ट्राइक हो जाएगा अगर आपने इसको 3-4 बार रीड किया होगा तो। 1609 जर्मनी में फाइल, ये फाइल जो है वो न्यूज़पेपर का नाम है। विनाइस द गैजेट, इंग्लैंड 1622 द वीकली न्यूज, 1655 ऑक्सफोर्ड गैजेट, 1784 जॉन वॉल्टर, डेली यूनिवर्सल रजिस्टर न्यूज़पेपर का नाम है, ये लंदन से पब्लिश होता था, विच लेटर अडॉप्टेड द नेम द टाइम्स। इन यूएसए 1690 पब्लिक ऑक्यूरेंस, 1704 पोस्टमास्टर जॉन कैम्पबेल द बॉस्टन न्यूज लेटर, 1851 द न्यूयॉर्क टाइम्स। Yomi Yuri Shimbum is from Japan, highest circulation in all over the world. यानी ये न्यूज़पेपर तो जापान का, लेकिन इसकी सर्कुलेशन इतनी ज़्यादा थी कि एज कंपैरिजन टू ऑल द न्यूज़पेपर ऑफ द वर्ल्ड इसकी सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा थी। न्यूज़पेपर प्रिंटिंग डेवलपमेंट इन इंडिया। अब इंडिया में किस तरह से न्यूज़पेपर की डेवलपमेंट शुरू हुई थी? तो सबसे पहला न्यूज़पेपर जो था उसे इंडिया में जिसने शुरू किया था वो थे जेम्स अगस्टस हिकी। इन्होंने अपना पेपर कब शुरू किया था? 29 जनवरी 1780 में। और इनके न्यूज़पेपर को कहा जाता था बंगाल गैजेट। लेकिन ये पहला न्यूज़पेपर था तो उसको इन्हीं के नाम से पॉपुलर भी जानते थे, जो था हिकीज गैजेट। अगर एग्जाम में बंगाल गैजेट या हिकीज गैजेट आता है तो वो दोनों एक ही न्यूज़पेपर है, और वो किसके द्वारा लिखे गए थे? जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा। और इस न्यूज़पेपर में क्या करते थे? जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उसके खिलाफ लिखते थे कि उनकी पॉलिसीज किस तरह से लोगों के लिए गलत है। अब हमने पढ़ लिया बंगाल गैजेट, इसके बाद हमारे पास होता है इंडियन गैजेट, जो कि कोलकाता से था 1784 में। नेक्स्ट है हमारे पास बंगाल जर्नल एंड मद्रास कुरियर 1785, द बॉम्बे हेराल्ड 1789। अब जैसे जैसे ये न्यूज़पेपर्स बढ़ते जा रहे हैं, इनकी सर्कुलेशन लोगों के बीच में होती जा रही है, तो लोगों के बीच में अवेयरनेस आती जा रही है। तो फिर हमारे पास प्रेस सेंसरशिप शुरू हो गई, जो कि ब्रिटिशर्स ने लगाई थी, ताकि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को जो ये क्रिटिसाइज कर रहे थे, लोगों के बीच में अवेयरनेस लेके आए थे, ताकि उन चीज़ों को रोका जा सके। फिर 1818 में क्या हुआ कि लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे, उन्होंने प्रेस स्ट्रिक्ट जो सेंसरशिप थी उनको रिमूव कर दिया। न्यूज़ ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। End of 19th century, many social reformers began actively campaigning for radical social changes in Indian society. Reformation of Hinduism, move for abolition of practice sati and widow remarriage were some of the major reforms. 19th सेंचुरी के एंड में क्या था? बहुत ज़्यादा हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे जो एक्टिवली कैंपेन कर रहे थे ताकि सोसाइटी में चेंजेस को लाया जा सके। अब उन्हें चेंजेस कैसे चाहिए थे? रिफॉर्मेशन ऑफ हिंदुइज्म, क्योंकि हिंदुइज्म में दिक्कत क्या थी? लोग डिवाइड थे बहुत ज़्यादा, और कुछ ऐसे रिचुअल्स फॉलो करने लग पड़े थे जो सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं थे, जैसे कि प्रैक्टिस सती। अब सती के बारे में आप सभी को पता होगा कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ को जिंदा ही उसकी चिता के ऊपर जला दिया जाता था, जो कि काफी एक दर्दनाक प्रैक्टिस है, बट इसको किया जाता था। तो इन चीजों को रोकने के लिए अब
धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ एरियाज में इसको मानने लग पड़े। ऑल ओवर इंडिया तो ये चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन कुछ कुछ एरियाज में मानने लग पड़े। तो जो हमारे पास विडोज बचने लग पड़ी, तो उनकी दोबारा से शादी नहीं होती थी, क्योंकि उनको अपवित्र माना जाता था। उनको माना जाता था कि ये अब बैड लक का सिंबल है। तो उनकी विडो रीमैरिज पे फोकस करने के लिए इस तरह के रिफॉर्म्स किए जा रहे थे। Political awareness. The press educated people about colonial exploitation and political rights. Newspapers criticized British policies and administrative injustice. Many newspapers were started and edited by Indian leaders and reformers. Nationalist ideas were spread among masses through print. Regional language newspapers grew rapidly to reach common people. अब इसमें एक पहली चीज ये आई कि जो प्रेस थी उसने लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दिया, लोगों को बताया कि किस तरह से जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम लोगों के लिए गलत है, और हमारे पॉलिटिकल राइट्स क्या क्या बनते हैं उसकी जगह पर। और जब ये सारी चीजें होने लग पड़ी तो लोगों के बीच में अवेयरनेस आती है। और इसी के बीच में बहुत ज्यादा जो हमारे इंडियन लीडर्स थे उन्होंने अपने खुद के न्यूज़पेपर बनाना शुरू किए, और जो कुछ न्यूज़पेपर चलते आ रहे थे उनको एडिट करना शुरू किया, ताकि वो लोगों के बीच में जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है उसको कंट्रोल कर सके और लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सके। इससे क्या हुआ था कि जो हमारा नेशनलिस्ट का आइडिया था वो कॉमन मासेस तक पहुंचा और सारे लोग आपस में यूनाइट हो गए। इसलिए कहा जाता है कि जो हमारी प्रिंट मीडिया है उसका आज़ादी के टाइम पे बहुत ज़्यादा साथ रहा था लोगों को कनेक्ट करने के लिए। रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर ग्रू रैपिडली टू रीच कॉमन पीपल। और इसी के बीच में अब देखो इतनी ज़्यादा जो थी ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं थी, हर जगह पे आपको सेंसरशिप को फॉलो करनी पड़ती थी। तो बहुत से हमारे पास रीजनल जो न्यूज़पेपर थे वो बनना शुरू हो गए थे, जो अपनी लैंग्वेज में भी थे। तो इस तरह से उन्होंने रीजन रीजन को जोड़ जोड़ कर लोगों को यूनाइट किया था। इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। अब यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर के नाम लिखे गए हैं जो कि उस टाइम पर काम कर रहे थे, लोगों को यूनाइट कर रहे थे। अब ये जो न्यूज़पेपर है इनके आपको नाम और जो इनका एयर है वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे मैचिंग क्वेश्चन जो है आपको आगे आएंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया started in 1838 as Bombay Times and Journal of Commerce. The Pioneer by Rudyard Kipling in 1866 from Allahabad. Amrit Bazar Patrika in 1868. The Statesman in 1875. The Hindu, established in 1878 and played a major role in nationalist journalism. The Tribune, started in 1880 and supported national issues. Hindustan Times in 1923. Young India, weekly edited by Mahatma Gandhi, promoting freedom and self-rule. Navjivan, a Gujarati weekly launched by Gandhiji to spread nationalist ideas. Harijan, started by Gandhiji under the editorship of Mahadev Desai. Regional language papers, newspapers in Indian languages strengthened mass participation. अब ये जो हमारे पास न्यूज़पेपर के नाम है ना, इनको तो बार बार जब हम पढ़ के रिवाइज करेंगे तब ये याद हो जाते हैं। अब इसमें हमने लास्ट के कुछ देखे थे जिसमें हमारे पास जो गांधी जी के न्यूज़पेपर थे, ये न्यूज़पेपर भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। रिगार्डिंग हमें इनका पब्लिकेशन का ईयर याद रखना होता है, न्यूज़पेपर का नाम कहाँ से पब्लिश होता था, ये चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती हैं। और अभी तो जैसे इसमें तीन ही मेंशन है ना, हमारे बहुत से ऐसे जो लीडर्स हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हैं, उनके न्यूज़पेपर्स का हमें याद रखना पड़ेगा, लेकिन वो सब कुछ अपनी आने वाली वीडियोस में है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि एकदम से इंफॉर्मेशन का फ्लो ना बढ़ जाए। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चला कि हर एक चीज़ याद रखना आपको ईजी रहे। बस आपने क्या करना है, इन चीज़ों को रिवाइज करते रहना है, ऐसा ना हो कि बीच में छूट जाए। अगर एक बार आप ऐसे सोचेंगे ना कि हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं फिर रिवीजन करेंगे, उस टाइम पे चीज़ें कैच करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इनको बार बार रिवाइज करते रहें। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके बारे में थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेक्चर तो अभी ये बड़ा है, लेकिन बीच बीच में क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहते ताकि आपको पता चल जाए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन इंडिया वॉज इन विच लैंग्वेज। इसके बारे में हमने पढ़ा था ना, कौन सी लैंग्वेज में थी और कहाँ पे इसको प्रिंट किया गया था। इंग्लिश, लैटिन, पोर्टुगीज, पर्शियन। पोर्टुगीज था इसका आंसर और इसे गोवा में प्रिंट किया गया था। बंगाल गैजेट वॉज स्टार्टेड बाय, बंगाल गैजेट को एक और नाम से हम क्या कहते हैं, हिकी गैजेट। तो ये किसके थ्रू बनाया गया था, राजा राम मोहन रॉय, जेम्स अगस्टस हिकी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, जेम्स अगस्टस हिकी।
क्वेश्चन इसमें हमारे पास आता है मैच द कॉलम का। इसमें क्या है, हमारे पास न्यूज़पेपर के नाम लिखे हैं और ये कब पब्लिश होना शुरू हुए थे उसके ईयर लिखे हैं। अब हमें इसको करेक्टली मैच करना है। क्या क्या है हमारे पास, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द पायनियर, द स्टेट्समैन, ये सारे इस पे न्यूज़पेपर के नाम है। अब हमें इसकी पब्लिकेशन बतानी है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि उस स्लाइड में आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी रिवाइज कर करके। तो अब इसके आंसर देखते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया 1838, द हिंदू 1878, द पायनियर 1866, द स्टेट्समैन 1875। हमारे पास इसमें कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम अगर सभी ऑप्शंस को नहीं जानते हैं लेकिन एक को भी जानते हैं, उसके बेस पे हमारे पास क्वेश्चंस हो जाते हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर हमारे पास न्यूज़पेपर के नाम और मैच द कॉलम आ जाते हैं ना, इन्हें हमें पूरा पता होना चाहिए, तभी ये सॉल्व हो पाते हैं। ऐसे इनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पर हमारे न्यूज़पेपर्स किस तरह के थे और वो कैसे कैसे काम कर रहे थे, उनका मेन मोटिव क्या था? एंटरटेनमेंट, प्रॉफिट मेकिंग, पॉलिटिकल अवेयरनेस, एडवर्टाइजिंग। इन क्वेश्चंस को हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं। अभी जो उसके पहले वाले क्वेश्चंस थे ना, वो थे हमारे फैक्चुअल बेस की, वो नाम, ईयर से रिलेटेड थे, तो उन्हें हमें याद ही रखना पड़ता है। और इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग पे होते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके बेस पे सॉल्व होते हैं। तो आप बताइए, जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है उसमें न्यूज़पेपर किस तरह से वर्क कर रहे थे फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पर? क्या उनका मोटिव एंटरटेनमेंट था, प्रॉफिट मेकिंग, पॉलिटिकल अवेयरनेस या एडवर्टाइजिंग? इसका आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल अवेयरनेस। अब हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लिया तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि अब कोई बच्चा अगर पढ़ते पढ़ते ऐसे सोच रहा होगा ना कि हमें न्यूज़पेपर याद रखने की जरूरत नहीं है, तो आपने देख लिया कि क्वेश्चंस में इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं, तो अब आपको वो भी करना पड़ेगा। प्रिंट मीडिया इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। प्रिंट मीडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरह से वर्क कर रहा था? अभी तक हमने देखा कि प्रिंट मीडिया ने आज़ादी के टाइम पे कैसे काम किया, उससे पहले कैसे किया, और ये प्रिंटिंग कैसे शुरू हुई थी, और प्रिंटिंग मशीन्स के आने से पहले हम किस तरह से अपनी चीज़ों को लिखकर समझाते थे। हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद किस तरह से प्रिंट मीडिया वर्क करती थी। आपको देख के लग रहा होगा कि इतना चेंज क्या आएगा, लेकिन सोसाइटी में जब चेंज आएगा ना, तो हमारे मीडियम में भी चेंज आएगा, उसकी वर्किंग में भी चेंज आएगा और उसके इम्पैक्ट में भी चेंज आएगा। तो हमें ये चीज़ें जो है इनको डीपली सोचना पड़ता है। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस रोल ऑफ मीडिया इज चेंज, द प्रेस बिकम more responsible. Freedom of press became a constitutional value and press supported the democracy. अब क्या हुआ था कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, सबसे पहले देखा गया कि अब मीडिया ने किस तरह से पूरी सोसाइटी को यूनाइट करने में हेल्प की थी। तो यानी मीडिया में बहुत ज़्यादा पावर है और हमें इसको अच्छे तरह से यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले फ्रीडम ऑफ प्रेस को इंश्योर किया गया था ताकि दोबारा से कोई भी इसको कंट्रोल ना कर सके, और एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया की शुरुआत की गई थी ताकि जो लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन पहुंचे वो क्रेडिबल भी हो, एक्यूरेट हो। Print media monitored government actions and educated citizens about their rights and duties. Jawaharlal Nehru, the then Prime Minister of India, was a champion of the liberty of press. He played an important role in shaping the thinking about the liberty of press. जो उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था प्रेस को लिबर्टी देने के लिए। उनका काम था कि उस टाइम पर उनका कहना था कि मीडिया को किस तरह से वर्क करना चाहिए, वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, कि अगर डेमोक्रेसी कुछ भी गलत कर रही है या लोगों के बीच में कुछ अगर पॉलिसीज नहीं पहुंच पा रही है, कुछ भी कमी रह रही है डेमोक्रेसी में, तो उस चीज़ को उजागर करना वो मीडिया का काम है। और गवर्नमेंट और लोगों के बीच में जो एक ब्रिज का काम करती है वो हमारी मीडिया होती है। मीडिया क्या करती है, लोगों की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाती है कि लोगों की डिमांड्स क्या है, उनको कहाँ पे दिक्कत हो रही है। और साथ में जो गवर्नमेंट जो एक्शंस लेती है, उनकी जो पॉलिसीज होती हैं, वो लोगों तक कौन पहुंचाता है, मीडिया। तो इस तरह से अगर ये बीच में ब्रिज की तरह काम कर रहा है तो इसको एक्यूरेट होना चाहिए, नहीं तो डेमोक्रेसी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। इसे अच्छे से वर्क कराने के लिए क्या किया गया कि फर्स्ट प्रेस कमीशन को बनाया गया था। अब ये प्रेस कमीशन क्या था, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो प्रेस कमीशन वॉज अपॉइंटेड ऑन 23 September 1952 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस एस राज अध्यक्ष। इट्स मैंडेट वॉज टू एग्जामिन। अब क्या था कि 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया था, तो उसके बाद प्रेस कमीशन को बनाया गया था 1952 में, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे जस्टिस राज अध्यक्ष। और इनके काम क्या थे,
Management and ownership structure of newspapers, news agencies, etc. Methods of recruitment and training of journalists. Newspapers, newsprint supplies, printing machinery, and associated equipments and supplies. System for ensuring high standards of journalism. इनके ये मेन फोकस पॉइंट्स थे कि इन्होंने किस बारे में स्टडी करनी है और देखना है कि किन चीज़ों में चेंजेस की जरूरत है। अभी चीज़ें क्या क्या थी हमारे पास कि जो हमारे जो न्यूज़पेपर की एजेंसीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी मैनेजमेंट किस तरह से हो रही है और साथ में उनके ऑनर कौन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कोई अगर न्यूज़ मीडियम है हमारे पास तो उसका ऑनर कौन है। अगर उसमें कोई हमारा ऑनर होगा जो पॉलिटिक्स में होगा या कमर्शियल चीज़ों में भी इन्वॉल्व होगा, तो वो क्या करेगा कि अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज कर सकता है। तो इसलिए इसके ऑनरशिप और मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस किया गया था। साथ ही साथ जिन जर्नलिस्ट ने काम करना है उनको ट्रेनिंग की जरूरत थी कि किस तरह से वो एक मीनिंगफुल न्यूज जो है वो निकाल सकते हैं। उनको ऐसे जो सिस्टम बनाने थे जो इंश्योर कर पाए कि जो हमारा जर्नलिज्म वर्क करेगा वो हाई स्टैंडर्ड्स पे करेगा, कि जो काम की इंफॉर्मेशन है वही सामने आ सके और कुछ ऐसी चीजें आ सके जो लोगों के बीच में छुपाई जा रही हैं या कुछ हमारे स्कैंडल्स होते हैं उन सभी को लोगों के सामने लाया जा सके। अब इन्होंने 1952 में अपना कमीशन बनाया था और अपनी रिपोर्ट को सबमिशन किया था इन्होंने 1954 में, यानी 2 साल तक इन्होंने सारी चीज़ों को नोटिस किया और बाद में अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया और अपने रिकमेंडेशंस के साथ। अब उनके रिकमेंडेशंस क्या थे? ये जो हमारी प्रेस कमीशन होती है ना, इनके रिकमेंडेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं, इन पर फोकस करना चाहिए क्योंकि इसी के बेस पे हमें क्वेश्चन भी आते हैं। Appointment of press registrar to maintain accurate data on the printing press and their working. इसमें एक लाइन है, प्रेस शुड अवॉइड येलो जर्नलिज्म। इसका क्या मतलब है? अब येलो जर्नलिज्म के बारे में हमने अपनी पहले वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि वो क्या होता है। येलो जर्नलिज्म क्या होता है कि कुछ न्यूज को इस तरीके से लिखना कि लोगों के बीच सेंसेशनल बन जाए। अब कोई न्यूज ऐसे कैसे बन सकती है जब आप बातों को एक्यूरेट ना लिखेंगे, बातों को अगर आप मिर्च मसाला लगाकर लिखेंगे, जो चीजें हुई भी नहीं है उन चीजों को लिखेंगे जिससे लोगों का इंटरेस्ट बने, यानी लोगों के इंटरेस्ट के लिए अपनी न्यूज को चेंज कर देना, इसको येलो जर्नलिज्म बोलते हैं। इसमें साथ में क्या था कि जो हमारे जर्नलिस्ट इसमें काम कर रहे थे उनके लिए एक यूनियन मेंटेन करना और उनके लिए एक मिनिमम वेज जो था वो फिक्स कर देना। During the internal emergency 1975 to 77, PCI was abolished by giving the reason that PCI was not able to carry on its function effectively. After revocation of emergency in 1977, a fresh legislation for establishment of PCI was enacted in 1978. It would consist of a chairman and 28 other members. अब इसमें क्या है, हम सभी इसके बारे में जानते हैं या कोई नहीं भी जानते, तो मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो 1975 से 77 के बीच का जो हमारा फेज था उसे हिस्ट्री का बहुत डार्क फेज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस टाइम पे हमारे पूरे देश में इमरजेंसी लगी थी। अब ये पॉलिटिकल टॉपिक कैसे है, जब भी देश में या किसी रीजन में हमारी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, दो ग्रुप्स आपस में बहुत ज्यादा लड़ पड़ते हैं, तो उस टाइम पर आर्म्ड रेबिलियन अगर हो, अभी जो हम बोलते हैं कि आर्म्ड रेबिलियन अगर हो जाता है, उससे पहले था कि कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाती है तो हम उसमें इमरजेंसी लगा सकते हैं। इमरजेंसी में क्या होता है कि आपकी जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो इस टाइम पे हुई थी 1975 से 77 के बीच में हुई थी, इसमें क्या था कि आपके सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को कैंसिल कर दिया था। अब इसका मतलब था कि आपके पास कुछ भी अपनी बात पूछने का, कोर्ट तक जाने का कोई ऐसा हक नहीं था। आपको राइट टू लाइफ जो था वो पूरा पूरा एबॉलिश हो गया था, यानी आपको कोई भी पकड़ के जेल में डाल सकता था, कुछ भी कर सकता था। तो वो ऐसा टाइम था। तो इस टाइम पे हमारे जो पीएम थे वो थे इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा ये लगाई गई थी। इस टाइम पे उनके द्वारा क्या किया गया था कि जो पीसीआई था, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो वर्क कर रहा था उसको एबॉलिश कर दिया था, ये रीजन देकर कि अपने फंक्शंस को ज्यादा अच्छे से नहीं कर रहे हैं। अब जब इमरजेंसी खत्म हो गई हमारी ये 3 साल बाद, उसके बाद क्या हुआ, सरकार बदल गई। अब जब वो सरकार बदल गई है वो बहुत ज्यादा चेंजेस करेगी, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि संविधान में किन जगहों पे कमी रह गई है, जिन लूप होल्स को यूज करके इस तरह की इमरजेंसी लगाई गई थी। अब उस इमरजेंसी के बीच में वो क्या करते थे कि जो भी न्यूज़पेपर, अब लोगों के राइट्स तो छीन ही गए थे, कोई सवाल तो पूछ नहीं सकता था, साथ ही साथ उन्होंने न्यूज़पेपर की जो इन्फॉर्मेशन होती थी, जो न्यूज होती थी, उसको भी मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया था। कैसे?
वो अपनी पब्लिकेशन को कंट्रोल करते थे कि न्यूज़पेपर में क्या पब्लिश होगा उसे भी चेक किया जाता था। यानी ये वही ब्रिटिशर्स वाला टाइम शुरू हो गया ना, इसलिए इसको हिस्ट्री का बहुत डार्क फेस कहा जाता है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। तो जब एक हमारे पास फ्रेश जो लेजिस्लेशन बैठा था, तो हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, जिसके बाद बहुत से उसमें चेंजेस किए गए थे। सबसे पहला चेंज उसमें ये था, ये पॉलिटी का टॉपिक है बट एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मीडिया के स्टूडेंट हैं आप। तो इसका इसमें जो पहला चेंज था कि पीएम जो है वो खुद से इसमें इमरजेंसी को लागू नहीं कर सकते हैं, पूरे के पूरे सदन की उसमें परमिशन लगती है। और साथ ही साथ जो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को कैंसिल ऑटोमेटिक हो जाते हैं, इस तरह का कोई संविधान नहीं था। इस तरह का कोई भी प्रावधान जो था वो कैंसिल कर दिया गया था। हमारे जो मेन मौलिक अधिकार थे उनको रखा गया था। राइट टू लाइफ को किसी भी हाल में नहीं छीना जा सकता था। इस तरह के उन्होंने इमरजेंसी के बाद चेंजेस किए ताकि दोबारा से ऐसा टाइम हिस्ट्री में ना आ पाए। पीसीआई को दोबारा से एस्टैब्लिश किया ताकि न्यूज़पेपर में अच्छे से फिर से कंट्रोल रखा जा सके, न्यूज़पेपर के पूरी की पूरी प्रेस में कंट्रोल रखा जा सके और एक कंट्रोल्ड वे में काम चल सके। ऐसा ना हो कि एक ही पर्सन सब कुछ कंट्रोल करता रहे। तो 1978 में फिर से पीसीआई को बना दिया गया था और इसमें क्या था, एक चेयरमैन थे और 28 मेंबर्स थे। अब हम बात करते हैं कि इनको अपॉइंट कैसे किया था। जो हमारे चेयरमैन थे वो थे रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जिनको अपॉइंट करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। अब उस कमेटी में कौन कौन था, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पीसीआई यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सभी मिलकर एक चेयरमैन को नियुक्त करते थे। अब ये जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई, इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, preserve freedom of press, improve the standards of newspapers and news agencies, inquire the complaints received by it, and build a code of conduct of newspapers, news agencies, and journalists. अब इसमें एक बेसिक चीज आएगी, अगर आपको इस तरह का भी कभी क्वेश्चन आता है, एक चीज आप अपने माइंड में जरूर रखिएगा कि जितने भी हमारी रिकमेंडेशंस आएंगी, जितने भी हमारे जो मोटिव्स आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, वो सारे किसके बेस पे होंगे, जिससे हम प्रेस को और अच्छे से शेप कर सके। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिससे आप सोचेंगे कि कुछ खराब कर दें। सेकंड प्रेस कमीशन के बारे में, सेकंड प्रेस कमीशन वाज अपॉइंटेड in May 1978 under the chairmanship of P.K. Goswami. He and his colleagues resigned when a new government came in power at the center in 1980. The new chairman was Justice K.K. Mathew. Other members included, इनके नाम भी जान लेते हैं साथ में, गिरिलाल जैन, राजेंद्र माथुर, रणबीर सिंह, अमृता प्रीतम, पीवी गाडगिल and Professor H.K. Pranjap. Its main focus on role of the press in developing and democratic society, responsibilities of press, safeguarding independence of the press against economic and political pressure, adequacy of constitutional guarantees on freedom of speech and expression. अब जो हमारी जो सेकंड प्रेस कमीशन थी, इसके हमारे पास चेयरमैन कौन थे, पहले इसमें हमारे चेयरमैन जो थे वो थे पीके गोस्वामी, लेकिन इन्होंने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद हमारे जो चेयरमैन बने थे वो थे जस्टिस के के मैथ्यू। तो अगर आपके पास आता है कौन थे, तो जस्टिस के के मैथ्यू आएगा। अब इनका मेन फोकस क्या था, इनके मेन फोकस थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रेस को रखा जा सके। अब इसमें हमने लास्ट में देखा कि एडुकेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब ये 1978 की बात, इमरजेंसी से नए नए निकले थे, तो सबसे पहले इंश्योर किया गया था कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो फ्रीडम है उसको इंश्योर किया जा सके, ताकि न्यूज़पेपर अच्छे से सेफ गार्डिंग इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रेस अगेंस्ट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रेशर। इस इमरजेंसी के बीच में लोगों के सामने आ गया था कि किस तरह से जो प्रेस है वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर में काम करती है। कभी पॉलिटिक्स का दबाव आ जाता है, और साथ में सभी को पता होगा कि जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं, हमारा जो मीडिया है, खासकर इसमें न्यूज़पेपर प्रेस जो है, ये फंड्स में बहुत शॉर्टेज पे रहता है, क्योंकि जो हमारा न्यूज़पेपर बनाने की जो कॉस्ट होती है, अब न्यूज़पेपर बनाने की कॉस्ट क्या है, उसमें प्रिंटिंग कॉस्ट है, इंक है, वो सब तो है, लेकिन जितने जर्नलिस्ट उसमें अपनी न्यूज़ इकट्ठी करने में लगे हैं, उन सभी की जो जब सैलरी उसमें जुड़ती है या वेजेस उसमें जुड़ते हैं, तो न्यूज़पेपर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है।
लेकिन उसको अगर हम उतने महंगे करके बेचेंगे जिससे वो कॉस्ट बाय कॉस्ट उसका अगर हम सोचेंगे प्राइस निकालने का तो वो बहुत महंगा हो जाएगा और उसकी रीच फिर कम हो जाएगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो फिर न्यूज़पेपर से कट ऑफ कर देंगे। तो इसलिए जो न्यूज़पेपर का ज़्यादातर जो रिवेन्यू जनरेट होता है वो हमारा एडवर्टीजमेंट से होता है। रिपोर्ट सबमिशन इन 1982। जब इन्होंने रिजाइन कर दिया तो उसके बाद जब न्यू हमारे जस्टिस बैठे 1980 पे, जब वो बैठे थे तो उसके बाद 1982 में उन्होंने रिपोर्ट सबमिशन कर दी। न्यूज़पेपर शुड रिफ्रेन फ्रॉम सेंसेशनल प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूज ऑन द आउटब्रेक ऑफ एनी कम्युनल डिस्टर्बेंस। अब न्यूज़पेपर को कहा जा रहा है कि आप अपनी सेंसेशनल प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूज़ है उसको छोड़ दें, यानी येलो जर्नलिज्म को फॉलो करना छोड़ दें और जो एक्यूरेट न्यूज़ है उसी को लोगों तक पहुंचाया जाए। जितना आपने ऑब्जर्व किया उतना लिखें, खुद से ना लिखते हैं। PCI should continue and with additional powers to deny accreditation. The editor should take all the responsibility of all the matters published in newspapers, including the advertisement. किसी भी न्यूज़पेपर पे अगर कोई चीज़ ऐसी लिखी जाती है जिस पे कल को कोई क्लेम करता है या कोई नोटिस भेजता है तो वो सारी की सारी जो ड्यूटी होती है वो एडिटर की होती है कि अगर उस पर कोई भी मैटर उठ रहा है न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स को भी इसमें गिना जाता है। अगर इसमें कोई भी ऐसा मैटर उठ रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडिटर लेता है। Complaints of violation of code of ethics by government advertisement should be examined by Press Council. Inclusion of respect of privacy in the Press Council Act 1978. Respect of privacy का हम मीडिया में क्या समझते हैं? अब आप सोचेंगे मीडिया का तो काम है लोगों के सामने इंफॉर्मेशन को लेकर आना, तो रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेसी क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप किसी के बारे में लिख रहे हैं तो उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में ऐसा ना लिख दें। अगर उसने पर्सनल लाइफ में कुछ गलत किया वो लिखें, जो क्राइम किया है उसके बारे में लिखें, लेकिन उस पर्सन की जो पर्सनल लाइफ है उसके ऊपर ज्यादा हानि ना करें। अब जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिस क्रिमिनल होता है, एक विक्टिम होता है। अगर हम प्राइवेसी की रिस्पेक्ट ना करें और सब कुछ ही अपनी इंफॉर्मेशन में लिख दें तो जो विक्टिम है उसका जो लोगों को उस फेस करने का जो उसका टाइम होता है वो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका अब नाम पता सब कुछ उसमें डिस्क्लोज हो गया है। तो इन चीजों को उस पर हाइड किया जाता है और सिर्फ क्रिमिनल और क्राइम की इंफॉर्मेशन उसमें दी जाती है। Establishment of Newspaper Development Corporation to promote the development of press, particularly in Indian language newspaper. Role of press in developing nations like India should be neither that of an adversary nor an ally of the government. यानी जो प्रेस है वो एक इंडिपेंडेंट होके काम करेगी और जो वो गवर्नमेंट का कोई भी अलाई नहीं होगी, गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करेगी। उसका काम है गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक ब्रिज बनकर काम करना, ना कि गवर्नमेंट के लिए काम करना। और जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं हमारे, जैसे हमारे इंडिया हो गया, तो इन जैसे देशों में हमारी प्रेस इस तरह से काम करेगी तभी आप डेवलपमेंट में कुछ काम कर सकते हैं, अदरवाइज वो सारी की सारी करप्शन की तरफ ले जाएगा। हमने अपने प्रेस कमीशन के बारे में पढ़ा है फर्स्ट एंड सेकंड, उसके बारे में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। वन ऑफ द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ द फर्स्ट प्रेस कमीशन वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, अब इसमें ऑप्शंस है हमारे, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये चीज हमारे फैक्चुअल डेटा पे ही है, क्योंकि जो इसमें रिकमेंडेशंस है वो हमें अच्छे से पढ़ने और कंफ्यूज नहीं करना है कि फर्स्ट का कौन सा था सेकंड का कौन सा था। इसका हमारा आंसर रहेगा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट प्रेस कमीशन? जस्टिस पीबी गजेंद्र गडकर, जस्टिस जीएस राजाध्यक्ष, जस्टिस जेआर मुधोलकर, बीजी वर्गीस। तो इसमें हमारे जो फर्स्ट के पूछे हैं, इसमें फर्स्ट के हमारे जस्टिस जीएस राजाध्यक्ष। इसमें जो सेकंड के हैं वो हमारे पास कंफ्यूजिंग है, क्योंकि पहले एक और थे और उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया था और उसके बाद हमारे पास दूसरे अपॉइंट हुए थे। जो सेकंड जो जिन्होंने आगे इसमें वर्क किया था वो कौन से थे? जस्टिस के मैथ्यू, ये हमारे सेकंड के हैं। अभी हम इसमें बात कर रहे हैं फर्स्ट की, तो फर्स्ट का आंसर है हमारा जस्टिस जीएस राजाध्यक्ष। द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और स्टैट्यूटरी ऑटोनमस बॉडी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो हमारी किस तरह की बॉडी रही है? अब इस तरह के सवाल हमारे नेट में आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है, ऐसा
ठीक है, इसको मानते हैं कि 2019 के बाद जो सिलेबस है, जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं, कभी आए हैं तो आगे भी इन पे फोकस किया जा सकता है। इसका हमारा आंसर रहेगा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया किस तरह की बॉडी है? स्टैट्यूटरी ऑटोनमस बॉडी, यानी गवर्नमेंट का पार्ट है लेकिन इंडिपेंडेंट भी वर्क करता है। Primary function of the Press Council of India is to regulate advertisement rates, enforce punishment on journalists, safeguard press freedom and ethics, control newspaper ownership. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का प्राइमरी फंक्शन क्या था इसमें? कि कभी भी आपके पास अगर कोई रिकमेंडेशन में प्राइमरी पूछा जा रहा है या फिर उनके एम्स में प्राइमरी पूछा जा रहा है, तो हमेशा क्या होगा? सेफगार्ड प्रेस फ्रीडम एंड एथिक्स। जो बिल्कुल फंडामेंटल काम है जिसके लिए वो कमेटी बनाई जा रही है, हमेशा उसका प्राइमरी वही रहता है। जो आपको सभी ऑप्शंस के बीच में लगेगा ना कि ये सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको आप प्राइमरी फंक्शन में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम खत्म करते हैं अपनी वीडियो को। ये वीडियो ज़्यादातर हमारी फैक्चुअल डेटा पे थी, तो ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज करते रहें। जो भी इसमें कंटेंट अवेलेबल है उसको नोट्स में एक शॉर्ट फॉर्म में लिखें ताकि आपको रिवाइज करने में ईजी रहे। और इस तरह के क्वेश्चन जब हमारे पास बनते हैं तो अगर हमने इनको 3-4 बार रिवाइज किया तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि किसका क्या आंसर रहेगा। तो इस तरह की जो वीडियोस हैं वो आपको रिवाइज कर करके ही याद होंगी। ऐसा नहीं है कि आप एक बार देखेंगे और आपको लगेगा कि याद है, लेकिन जो एयर्स हैं वो कंफ्यूजिंग है। जब आपके सामने 4 एयर आ जाएंगे ना, उस टाइम पे समझ नहीं आएगा। कोशिश करो कि चीज़ों को लिंक करके चलो ताकि आपको थोड़ा याद रह जाए कि उस टाइम पे ये हुआ था तो उसके बाद ये एक्शन लिया था तो ये चीज़ इस टाइम पे बनी थी। इस तरह की स्टोरीज बनाकर जब आप पढ़ेंगे तो शायद आपकी मेमोरी पावर में थोड़ा फर्क पड़े और आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाए। हर एक का याद रखने का तरीका अलग अलग होता है, तो उसको यूज करें और देखें कि किस तरह से आपको ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और आगे हम इस पे फोकस करेंगे कि अभी हमने प्रिंट मीडिया के बारे में पढ़ा है, आगे हम इस पे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ था। फिर उसके बाद हम फिल्म्स का रोल देखेंगे। तो इसी तरह से ये जर्नी आगे चलती रहेगी, आप रोज नई वीडियो से कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे। तो बने रहिए जेएमसी सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।